नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम उत्पत्ति ह्रास नियम का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको उत्पत्ति समता नियम के बारे में बतलाया था। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि उत्पादन जो होता है वो उत्पत्ति के साधनों का संयुक्त परिणाम होता है, लेकिन उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों को मिलाया जाए जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हमें प्राप्त हो सके। तो ये उत्पत्ति के नियम के द्वारा हम जान सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम के बारे में अध्ययन किया था, और आज हम आपके सामने उत्पत्ति ह्रास नियम को लेकर के उपस्थित हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम हमें क्या बतलाता है कि हम उत्पत्ति के जब साधनों को, एक साधन इसका स्थिर रखते हैं और हम उत्पत्ति के साधनों को, जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, उनको जब हम बढ़ाते चले जाते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर उत्पत्ति जो है वो घटने लगती है। और फिर भी अगर हम उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाने या बंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर सीमांत जो उत्पत्ति होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। ये हमें ज्ञात होता है किससे? उत्पत्ति ह्रास नियम से। तो हम इसको उत्पत्ति ह्रास नियम से इसको हम जानेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम हमें क्या बता रहा है। देखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम का सर्वप्रथम उल्लेख 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट द्वारा अपने लेख में किया गया था। कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। किसने किया था? सर एडवर्ड वेस्ट के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने लेख में बताया था कि जब हम उत्पत्ति के साधनों को लगातार एक क्रम में बढ़ाते चले जाते हैं तो उत्पत्ति ह्रास नियम एक सीमा के बाद लागू हो जाता है। इसके बाद में प्रकृतिवादी जो अर्थशास्त्री थे, जो प्रकृति को मानते थे, उन्होंने टर्गाट, जिनका नाम था, उन्होंने भी इसका वर्णन अपने लेखों में किया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि प्रकृति जहाँ पर प्रभावी होती है वहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और जहाँ मनुष्य अपने प्रयत्नों के द्वारा, मनुष्य का प्रयत्न जहाँ प्रभावी रहता है वहाँ उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अपने लेखों में इन्होंने इसका वर्णन तो किया उत्पत्ति ह्रास नियम का, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। इसकी स्पष्ट व्याख्या किसने की? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने की, रिकार्डो ने की, माल्थस ने की। इन आदमी क्या, एडम स्मिथ को तो सभी लोग जानते हैं कि इसको इकोनॉमिक्स का इनको जनक कहा जाता है या इनको पिता कहा जाता है। और डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत बहुत चर्चित सिद्धांत है कि भूमि को लगान क्यों प्राप्त होता है, ये इन्होंने अपने लगान सिद्धांत में बताया। और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इसमें इन्होंने 3 बातों का वर्णन किया था। उसमें जनसंख्या कैसे बढ़ती है, ज्यामितीय गणितीय के आधार पर बढ़ती है, और जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं वो अंकगणितीय आधार पर बढ़ते हैं, और किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। इन्होंने अपने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, इसमें इन्होंने इस विचार को दिया था। इन्होंने ये अर्थशास्त्री, इन्होंने इसका कैसा व्याख्या की? स्पष्ट व्याख्या की। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसको आधुनिक रूप प्रदान किया। तो उत्पत्ति की जो भी ये नियम हैं, जो भी उत्पत्ति के नियमों में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को आधारभूत नियम माना जाता है। ये तो कहा जाता है कि आधुनिक समय जो है तो इसमें क्या है, मनुष्य ने अपने प्रयत्नों के द्वारा, बहुत सारे आविष्कारों के द्वारा इस उत्पत्ति ह्रास नियम को थोड़ा सा कम तो किया है, लेकिन अंततः ये नियम हर क्षेत्र में लागू हो जाता है। जो भी उत्पादन के क्षेत्र होते हैं, चाहे वो खनन हो, मत्स्य हो, या आपके पशुपालन हो, कृषि हो, यानी उत्पत्ति के जितने भी निर्माण हो, विनिर्माण हो, जितने भी क्षेत्र हैं, अंततः ये नियम उसमें लागू होता ही होता है। तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इसको कैसा रूप प्रदान किया? आधुनिक रूप प्रदान किया। और इसको उत्पत्ति के जो नियम थे उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम को, यानी क्रमागत नियम को, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी इसे कहते हैं। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम जो है इसको आधारभूत नियम माना गया। अब देखिए प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा।
मार्शल ने कहा, यदि कृषि कला में सुधार ना हो तो भूमि पर लगातार कृषि करने में उपभोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन में सामान्यतः अनुपात से कम वृद्धि होती है। इनका कहना था कि जब हम उत्पादन में साधन लगाते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं, तो स्थिर साधन तो स्थिर ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, जैसे भूमि है। लेकिन हम श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। जब हम वृद्धि करते हैं तो साधन जिस अनुपात में हम बढ़ाते हैं उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, और इसी को उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। ये नोटबुक उठाइए और इसको आप नोटबुक पर अपने नोट्स बना लीजिए, इसको उतार लीजिए। इसके बाद हमने आपको बताया था, जैसा इसमें लिखा भी है मैंने, कि इसकी स्पष्ट व्याख्या तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने की, रिकार्डो ने की, माल्थस ने की, लेकिन इसको आधुनिक रूप श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रदान किया। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कह रही हैं, आइए उनके विचार भी हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी क्या कहा है। देखिए, इसे परिवर्तनशील अनुपातों का भी नियम कहते हैं। इस उत्पत्ति ह्रास नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का भी नियम कहते हैं, क्योंकि ये अल्पकाल से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं उसका संबंध दीर्घकाल से होता है और उसमें उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका हम अंतर समझ लेते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के नियम। तो चलिए, पैमाने के प्रतिफल अलग हैं, उत्पत्ति के नियम अलग हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उत्पत्ति ह्रास नियम को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित किया है। तो आइए देख लेते हैं इसको, कि उत्पत्ति ह्रास नियम जैसा कि प्रायः इसे बतलाया जाता है कि उत्पादन के एक साधन की निश्चित मात्रा होने पर, यानी एक साधन निश्चित है और यदि अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन में क्या होने लगता है, घटती हुई दर से वृद्धि होती है। तो सीमांत उत्पादन आप समझ गए होंगे कि हमने आपको उत्पत्ति वृद्धि नियम में बताया था कि जब सीमांत उत्पादन घटता है तो हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है, और जब सीमांत उत्पादन बराबर रहता है तब हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है, और जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब हम कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। तो देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जैसा कि अपने शब्दों में बताया कि इस एक साधन की मात्रा जो है निश्चित है, और यदि हम अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करें तो हमें एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन जो है वो घटती हुई दर से प्राप्त होता है। अब देखिए, हम जान लेते हैं इस नियम की मान्यताएं, क्योंकि जब भी कोई नियम लागू होता है तो कुछ ना कुछ उसकी शर्तें होती हैं, कुछ उसके नियम होते, कुछ उसकी मान्यताएं होती हैं। तो जान लेते हैं कि एक अथवा एक से अधिक साधन स्थिर रहने चाहिए। इस नियम की मान्यता क्या है कि एक साधन हो या एक से अधिक हो, उनकी मात्रा स्थिर होनी चाहिए, यानी उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला है, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप रहनी चाहिए, यानी परिवर्तनशील जो भी साधन है सभी की इकाई समरूप रहनी चाहिए। ऐसा है जैसे कि मान लीजिए पहले तो हमने 100 रुपये बढ़ाए किसी भी उत्पादन में, बाद में हमने 500 बढ़ा दिए, तो ये इकाई कैसी हो गई, ये इकाई समरूप नहीं रही। तो इसलिए इसको तो क्या होगा, अगर हम 100 बढ़ा रहे हैं एक एक करके तो 100 ही 100 बढ़ाएं तो उसमें उत्पादन तब हमें लगेगा कि ये इकाई समरूप है। लेकिन अगर हम उसमें अलग से बढ़ा देंगे जो समरूप नहीं होगी। इसी तरीके से जैसे कि अगर हम पहली रोटी खाते हैं तो हमें उपभोग ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके बाद यदि हम कचौड़ी खा लें या पूड़ी खा लें या आलू का पराठा खा लें तो उससे हमें पहली वाली रोटी से भी हमें ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। उसी तरीके से उत्पादन में भी यही नियम लागू होता है। दूसरा है, अगला है उसका कि परिवर्तनशील साधन की जो इकाइयाँ लगाई जा रही हैं उनका पर्याप्त प्रयोग हो चुका हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, हो चुका हो। फिर है, उत्पादन तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे पहले तो हम मनुष्य से कार्य करा रहे थे या मानव कार्य कर रहा था, बाद हमने मशीन लगा दी तो उत्पादन प्रक्रिया में
और सुधार हो जाएगा, हो सकता है उत्पादन बढ़ जाए, उत्पत्ति ह्रास नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा। अगला है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे कि जो भी साधन है उसे या तो घटाया जा सके या बढ़ाया, जो साधन के जो संयोग हैं उनको बढ़ाया या घटाया जा सके। तो आप इसको उतार लीजिए अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे, और फिर हम आपको बताते हैं इस नियम का क्या महत्व है, या इस नियम की क्रियाशीलता के कारण, इस नियम की क्रियाशीलता के क्या क्या कारण हैं। देखिए, पहला कारण वही है जो मैं इसकी शर्तों में भी बता चुकी हूँ कि एक अथवा कुछ साधनों का स्थिर होना, जैसे कि भूमि है उसका स्थिर होना, या जैसे कोई प्लांट है उसका स्थिर होना, कोई फर्म है उसका स्थिर होना, ये इसके लिए जरूरी है, तभी एक नियम क्रियाशील होगा। उत्पत्ति के साधन जो हैं वो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। जैसे कि हम चाय की जगह कॉफ़ी ले लेंगे, गुड़ की जगह चीनी ले लेंगे, लेकिन उत्पत्ति के साधन जो होते हैं वो जो श्रम वाला जो काम करेगा वो पूंजी काम नहीं कर पाएगी, जो पूंजी काम करेगी वो श्रम काम नहीं कर सकता। एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो इस नियम की क्रियाशीलता के ये कारण हैं। अब आ जाइए हम देख लेते हैं इस नियम का महत्व क्या है। देखिए, इस नियम का महत्व है, जो भी अनेक आर्थिक जो सिद्धांत हैं वो क्या है, वो उत्पत्ति ह्रास नियम पर ही आधारित हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। दूसरा है जनसंख्या के प्रवास और अप्रवास के सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये एक अलग चैप्टर है, और इसके बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से जनसंख्या के प्रवास या जनसंख्या कहाँ रहेगी और कहाँ से वो चली जाएगी, इसका सिद्धांत भी इसी उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। फिर है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भूमि पर आधारित है, और इन्होंने कहा कि भूमि अपनी अविनाशी और मौलिक शक्तियों के कारण लगान को प्राप्त करती है, तो इनका भी एक अलग चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको जब इसका पढ़ाएंगे, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर है वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। देखिए, वितरण का सिद्धांत भी हम सभी लोग जानते हैं। वितरण का अर्थ मतलब होता है बांटना, यानी उत्पत्ति के जो भी साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, तो इनमें हम जब उत्पादन जब होता है और इनके हिस्से को जब हम बांटते हैं तो इसमें सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। तो ये वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत भी उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। और ये जो नियम है, ये नियम जीवन के जो स्तर होता है उसको निर्धारण करता है, उसको निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये नियम जीवन स्तर के निर्धारण को प्रभावित करता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और समझ में आ रहा होगा। ये नियम नित्य नए आविष्कारों का उत्तरदायी है। अगला है, ये नियम उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे वो क्षेत्र कृषि हो, मत्स्य हो, खनन हो, निर्माण हो, या पशुपालन हो, या विनिर्माण हो। इन सभी क्षेत्रों पर यह उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अब क्या इस नियम की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है? लेकिन इस नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए तो टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है कि जहाँ पर प्रकृति अगर प्रभावी होगी तो वहाँ तो उत्पत्ति ह्रास नियम जल्दी लागू हो जाएगा, लेकिन जहाँ मनुष्य का प्रयत्न होगा ज़्यादा प्रभावी, वहाँ उत्पत्ति बद्ध नियम को हम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन अंततः ये उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो जैसे कृषि है, खनन है या उद्योग है, इसमें क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग हो जाते हैं, या कृषि विधि में सुधार हो जाता है, या यातायात के संचार के साधनों का विकास हो जाता है, तो इसके द्वारा हम इसको थोड़ी समय के लिए तो रोक लेते हैं, इसकी क्रियाशीलता को टाल देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये पुनः क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं विकस्टीड, उनका कहना है कि इस नियम की जो क्रियाशीलता है वो विश्वव्यापी है। तो इस नियम की क्रियाशीलता को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए इसको
टाला जा सकता है वो हमने आपको बता दिया। कृषि विधि में सुधार कर लिया, या यातायात के साधनों का विकास हो गया, या संचार के साधनों का विकास हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसकी उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशीलता में बाधा तो आएगी, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। मानवीय प्रयत्न है वो इस नियम की क्रियाशीलता को कम तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इसको स्थगित नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि अंततः ये नियम क्रियाशील होगा, जैसा कि विकिस्ट्रीट ने कहा भी है कि ये नियम विश्वव्यापी है। तो देखिए, आज हमने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बहुत कुछ बताया, इसके अर्थ को बताया, इसके परिभाषाओं को बताया, इसकी शर्तों को बताया, शर्तें और मान्यताएं क्या होती हैं, इस नियम के क्रियाशील क्यों होता है इसके कारण बताए, और इस नियम पर कौन कौन से आर्थिक सिद्धांत यानी इसका महत्व क्या है। इस नियम बहुत सारे आर्थिक नियम इस उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। तो ये हमने आपको समझाया, लेकिन इस नियम की व्याख्या अभी बाकी रह गई है, और जो कि मैं तालिका के द्वारा और एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाऊंगी, लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। इसलिए मैं इसका जो आधा भाग है वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कीजिए, अपनी कॉपी पे उतारिए इसको अच्छी तरीके से, इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग इसको जब एग्ज़ाम आए तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार। और अंत में जाते जाते मैं फिर एक बार वही अपनी पुरानी रिक्वेस्ट कहूँगी कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बहुत तरक्की करें। नमस्कार।